प्रिय विद्यार्थियों, कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट नोटिस आ चुकी है, जो कि 5512 पदों के लिए है, जिसे हम लोग जूनियर असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ये परीक्षा लगभग जून जुलाई तक संभावित है, अगर सब कुछ सही रहा तो, और इसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो उसकी परीक्षा के लिए तैयारी के लिए अभी से हमको लग जाना है। और परीक्षा किस तरह से होती है इसका एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा उसके पिछली हुई जो परीक्षा है, जो कि 27 अगस्त को हुई थी, उसके पेपर को देख करके। तो आइए हम सब आज जो 27 अगस्त को जूनियर असिस्टेंट अर्थात कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा हुई थी, उसके हिंदी वाले भाग के प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करते हैं और अपना एक अंदाज़ा लगाते हैं कि उस पेपर में हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं और हमें अभी कितनी तैयारी करनी है। और इस जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा के लिए हम एक पूरा बैच चलाएंगे, आपके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सभी विषयों के लिए, जिसमें ये हिंदी के पिछली परीक्षा के लिए आज हम सब इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आखिर परीक्षा में पेपर किस तरह आता है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम सब देखते हैं हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के अंतर्गत हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन हैं डाढ़ा, जाझा, पाफा या फिर गाघा। तो पाफा तो हम जानते हैं कि हमारे पास ओष्ठ का है, पाफा बाभा माँ ओष्ठ में आता है। गाघा काखा गाघा अर्थात कंठ के अंतर्गत आता है। जाझा चाछा जाझा इयाँ वाले में आता है। इस प्रकार हमारे पास ये तीनों विकल्प गलत हो जाते हैं और ये हमारे पास टाठा डाढ़ाड़ा है, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर है, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। ध्यान दें, नाम धातु किसे कहते हैं? जब कोई संज्ञा अथवा सर्वनाम या विशेषण से क्रिया बन गई हो तो उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, नरम से नरमाना, मैं से मिमियाना, अपना से अपनाना, इस तरह की क्रियाएं मिलती हैं तो उसको हम लोग नाम धातु क्रिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार ही इसका पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। फिर है हमारे पास तीसरा प्रश्न, बीना जल्दी आ में विधेय विस्तारण क्या है? इसमें जल्दी जो शब्द है ये विधेय विस्तारण है, क्योंकि आप जानते हैं किसी वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। इसी में से जो विधेय को विस्तार देता है विधेय विस्तारक कहलाता है। ये जल्दी शब्द विधेय विस्तारक का कार्य कर रहा है इस वाक्य में, इसलिए इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर है, सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है कुरुक्षेत्र, वीणा, स्वर्णधूल या फिर पल्लव। तो इसमें जो वीणा, स्वर्णधूल, पल्लव ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, जबकि कुरुक्षेत्र सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 ए सही हो जाएगा। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? इसमें दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है, विकल्प डी है। एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए भी किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। इसका यही वाला विकल्प सही है। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा भी प्रधान वाक्य ही होता है, अर्थात दो साधारण वाक्य होते हैं और दोनों आपस में स्वतंत्र होते हैं लेकिन किसी योजक के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे मदन पढ़ने गया और शीला खेलने गई, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण बनता है। इसका विकल्प नंबर डी यही आपके पास सही हो जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 6, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक, सकर्मक, व्युत्पन्न, सम्मिश्रण। तो ये दोनों विकल्प आपके पास खाली 4 विकल्प पूरा करने के लिए हैं। आपको विकल्प पर विचार जो करना है वो ए और बी हैं। जब क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है तो अकर्मक होता है
और जब क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है तो वो सकर्मक होता है। मदन हंसता है में उसके हंसने का प्रभाव मदन पर ही पड़ रहा है, जबकि मदन चाय पीता है में जो पीना क्रिया है उसका प्रभाव चाय पर पड़ रहा है, चाय धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े तो वहाँ पर अकर्मक होगा, और जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वहाँ पर सकर्मक होता है। इस प्रकार हमारे पास जो प्रश्न नंबर 6 है उसका सही विकल्प ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो आप जानते हैं कि कारक हमारे पास 8 हैं। कर्म का चिन्ह को होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, अपादान का चिन्ह से अलगाव के लिए होता है, और संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे आदि होता है। और जो हमारे पास बच गया विकल्प ए संप्रदान, उसका कारक चिन्ह के लिए ही होता है। आइए हम प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? तो आप जानते हैं, आपको जानना चाहिए कि यह केवल और केवल श्लेष अलंकार में होता है। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, अर्थात शब्द एक ही रहेगा और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। यमक में शब्द 2 बार रहता है, या कम से कम 2 या 2 से अधिक बार रहता है, और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग आता है। श्लेष और यमक में यही अंतर है। श्लेष में कोई शब्द एक ही बार रहेगा, अर्थ अलग अलग निकलेगा, जबकि यमक में शब्द एक से ज़्यादा बार रहता है और अर्थ भी एक से ज़्यादा निकलता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जब हम किसी संस्था को पत्र लिखते हैं, विद्यालय हो सकता है, कोई कार्यालय हो सकता है, कोई लाइब्रेरी हो सकती है, कोई प्रिंटिंग प्रेस हो सकता है, इत्यादि जगहों पर जब हम पत्र लिखते हैं वो औपचारिक पत्र होता है। जबकि हम जब अपने व्यक्तिगत संबंधों को देखते हुए पत्र लिखते हैं तो वो हमारा पत्र जो होता है अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक पत्र नहीं है, अर्थात कौन अनौपचारिक है? अंक तालिका की नई प्रति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड को लिखा जाने वाला पत्र, ये हमारे पास औपचारिक पत्र हो जाएगा, क्योंकि हम किसी संस्था को पत्र लिख रहे हैं। विकल्प बी है हमारे पास, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र। ये व्यक्तिगत संबंधों पर लिखा जाने वाला पत्र है, इसलिए इसे हम लोग औपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं रखेंगे। जबकि विकल्प सी आपके पास है, पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा जाने वाला पत्र, ये भी औपचारिक पत्र है। और अवकाश के लिए विद्यालय प्राचार्य को लिखा जाने वाला आवेदन पत्र, ये भी औपचारिक पत्र है। अर्थात विकल्प बी जो है ये हमारे पास औपचारिक पत्र नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर विकल्प बी बन जाता है। आइए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? विकल्प ए है हमारे पास दिगंबर व्यंजन संधि। ठीक बात है, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, ये हमारा सही हो गया। महाणो महाधन अरणो, ये दीर्घ संधि है, ये भी हमारे पास सही है। विकल्प सी है सदैव सदा धन एव वृद्ध संधि का उदाहरण है, ठीक है। और हमारे पास है वनोत्सव वन धन उत्सव, ये गड़बड़ है क्योंकि ये गुण संधि का उदाहरण है और इसमें लिखा है दीर्घ संधि। इस प्रकार हमारे लिए ये वाला प्रश्न अशुद्ध हो गया, तो प्रश्न संख्या 10 में डी सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? रेफ का, चंद्र बिंदु का, अनुस्वार बिंदु का, या फिर नुक्ता का? तो रेफ और नुक्ता ये तो विकल्प पूरा करने के लिए दिए गए हैं, इसको पहले ही नज़रअंदाज कर दें। हमारे पास बचा चंद्र बिंदु और अनुस्वार बिंदु। चंद्र बिंदु इसे कहते हैं और अनुस्वार बिंदु केवल इसे कहते हैं। जब उच्चारण
मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलता है, तो वहाँ पर सदैव हम लोग अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु कहलाता है, ये वाला हमारे पास सही हो जाता है। जबकि अनुस्वार बिंदु में केवल अंक बिंदु लगता है, यहाँ पर विकल्प संख्या भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस युग्म में अशुद्धि है? सतसई, द्विगु समास, ठीक बात है। प्रतिवर्ष, कर्मधारय, ये गलत है। प्रतिवर्ष अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रति उपसर्ग है और जिस समास में पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास, ये भी ठीक बात है। आजन्म, जन्म तक, अव्ययी भाव समास, ये भी सही है। हमारे पास 12वें में विकल्प बी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 13। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है? यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, अर्थात नेहा का परीक्षा में उत्तीर्ण होना उसके परिश्रम करने पर निर्भर कर रहा है। जब दो क्रियाएं हों और एक का होना दूसरे पर निर्भर करे और दोनों क्रियाओं के होने का समय बीत चुका हो, वहाँ पर हमारे पास हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। यदि आप मुझे निमंत्रण देते तो मैं अवश्य आता, यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। ऐसे वाक्य सदैव और सदैव हम हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। लिखा गया है, रेखांकित पदबंध का प्रकार ज्ञात कीजिए। रेखांकित पदबंध का प्रकार हमें बताना है। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। इंसान की विशेषता बताई जा रही है। कैसा इंसान? जिंदा दिल इंसान, अर्थात यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध है, इसलिए यहाँ पर इस वाक्य में हमारे पास ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। प्रश्न संख्या 14 में कि उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? इस वाक्य में हम रखेंगे विशेषण पदबंध। आइए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है कि पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? पदबंध को प्रकट करने के लिए कौन सा विकल्प सही दिया गया? इसमें पदबंध शब्दों का समूह है जो वाक्य से स्वतंत्र होता है। नहीं, पदबंध वाक्य से स्वतंत्र नहीं होता बल्कि वाक्य से बंधा होता है, इसलिए ये वाला विकल्प सही नहीं होगा। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है, यही वाला विकल्प सही है, बी। विकल्प सी हमारे पास है, पदबंध पदों का समूह है जो अनेक पदों का कार्य करता नहीं, ये गलत हो जाएगा। पदबंध उपवाक्य का दूसरा नाम है, ये भी सही नहीं होगा। हमारे पास विकल्प बी ही सही है। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 16। नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? वर्ण दिए गए हैं इस पंक्ति में। ये प्राणत्व की मात्रा के आधार पर अघोष अथवा सघोष लिखा है। श्वास के कंपन के आधार पर अल्पप्राण महाप्राण लिखा है और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। का अघोष है, अल्पप्राण है, कंठ है। सही बात है, का का गागा कंठ होता है। का पहली पंक्ति वर्गीय व्यंजन की और दूसरी पंक्ति अघोष मानी जाती है, इस हिसाब से का अघोष भी है, का अल्पप्राण भी है, का कंठ भी है। अर्थात हमारे पास ये तीनों बातें का के लिए सही हो गई। फिर हमारे पास आता है छा, अघोष है, ठीक बात है। महाप्राण है, सही बात है। तालु है, ये भी सही बात है। चाछा जाझा इयाँ हमारे पास तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर आते हैं डा पे। डा सघोष है, सही है। अल्पप्राण है, ये भी सही है। और मूर्धा टाठा डाढ़ा मूर्धा होता है, तो ये भी सही हमारे पास है। फिर आता है धा पे। सघोष है, ठीक है। महाप्राण है, ये भी ठीक है। ओष्ठ है, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ओष्ठ तो हमारे पास पाफा बाभा माँ होता है, जबकि इसमें धा दिया है। धा दंत वर्ण में आता है,
ताथा दाधा ना। इसलिए हमारे पास विकल्प संख्या जो डी है वो इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगी। 16वें प्रश्न के लिए हम विकल्प डी का चुनाव करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना होता है? नहीं। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है? ये ठीक लग रहा है। उद्धरण चिन्ह के पहले? नहीं, उद्धरण चिन्ह के पहले अल्प विराम लगता है। जहाँ कोई निर्देश देना हो, जहाँ कोई निर्देश देना हो वहाँ पर तो निर्देशक चिन्ह लगता है। इसलिए हमारे पास इस प्रश्न संख्या 17 में विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? अर्थात वैदिक संस्कृत से लेकर के आधुनिक हिंदी तक हम आएंगे। हमारे पास विकल्प ए में दिया गया है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक लग रहा है। विकल्प बी लौकिक संस्कृत, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले वैदिक संस्कृत आता है। वैदिक संस्कृत ठीक है, लौकिक संस्कृत ठीक है, अपभ्रंश यहाँ गलत हो गया। अपभ्रंश बाद में आता है, पाल प्राकृत पहले आता है, इसलिए ये गलत हो गया। हमारे पास विकल्प डी में दिया है वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। यहाँ अपभ्रंश इतना जल्दी नहीं आता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इस प्रकार प्रश्न संख्या 18 के लिए वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई परीक्षाओं में देखा गया है कि पूछा जाता है। इस क्रम को कायदे से याद कर लें हम। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में दिया गया है भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? 14 लोक नहीं, भवन का अर्थ 14 लोक नहीं होता है, इसलिए हमारे पास ये विकल्प ए गलत हो जाएगा। फिर दिया है बी गृह, भवन का अर्थ गृह होता है, भुवन का अर्थ वन नहीं होता है, इस वजह से विकल्प बी को हम सही नहीं मान सकते हैं। सी है आकाश, भवन का अर्थ आकाश नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। डी है भवन का अर्थ होता है महल, सही है। भुवन का अर्थ होता है संसार या जगत, ये भी सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 19 के लिए हम विकल्प डी को सही मान सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 20। किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? औदार्य, अनौदार्य ठीक लग रहा है। बी है उत्कर्ष, अपकर्ष, ये भी सही है। फिर विकल्प सी है संधि, समास, ये ठीक नहीं है। संधि का विलोम विच्छेद होता है। आप लिखते हैं संधि कीजिए, अर्थात दो टुकड़ों को मिलाएंगे हम तो संधि हो गया, और जब उसे तोड़ते हैं तो उसको हम लोग विच्छेद के नाम से जानते हैं। संधि का विलोम विच्छेद होता है, समास नहीं होता है। श्वास, निःश्वास, ये ठीक है। अर्थात इस प्रश्न संख्या 19 के लिए विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 21 की ओर हम रुख करते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव। पहला ही विकल्प हमें ठीक लग रहा है। ये भगवान शंकर का पर्यायवाची सतीश, सती उनकी पत्नी का नाम था। सती के जो ईश हैं वे सतीश हो गए। शंकर कॉमन नाम है, हम सब बहुत पहले से ही परिचित है। महेश्वर महा ईश्वर जो सबसे बड़े भगवान माने गए हैं महेश्वर हैं, और शिव जी तो हैं ही। चपला, सौदामिनी, चंचला, मेखला। चपला और सौदामिनी तो ठीक है, चंचला और मेखला ये बिजली का पर्यायवाची नहीं, आकाशीय बिजली की बात हो रही है। शार्दुल, अयाल। अयाल हमारे पास बाघ के मुंह के चारों ओर, सिर के चारों ओर जो बाल होते हैं उसको अयाल कहते हैं। ये शेर का पर्यायवाची नहीं है। कि अच्युत, गरुण ध्वज, विनायक, भालचंद्र, ये विनायक, ये इसमें कई अशुद्धियाँ हैं, इसलिए हमारे पास विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर रुख करते हैं। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो ध्यान रखें
इस तरह के प्रश्न में हमेशा हमारा अकर्मक हो, ठीक है, एक वचन हो, पुल्लिंग हो और अन्य पुरुष हो, इतनी शर्तों को पालन करने वाला वाक्य हमारे पास केवल और केवल भाववाच्य होता है कि अकर्मक भी हो, एक वचन भी हो, पुल्लिंग भी हो और अन्य पुरुष हो। ये वाक्य जो होता है केवल और केवल भाववाच्य में सही होता है। इसलिए विकल्प प्रश्न संख्या 22 में विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? आदि का मतलब पहले समझ लें। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, अंत का मतलब खत्म। आदि और अंत एक दूसरे के विलोम होते हैं, अर्थात शब्दों के आदि अर्थात प्रारंभ में जुड़े और उसके अर्थ में परिवर्तन लाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे? उपसर्ग। इसलिए प्रश्न संख्या 23 में हमारे पास विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। आज हमारी बारी है। प्रश्न संख्या 24 है, आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? तो इसमें आज संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया भी नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। अर्थात आज हमारी बारी में है, आज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। दिया है रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। पत्र लिखने की बात की जा रही है। उस पत्र की क्या विशेषता हो कि उसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो यह कैसा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है? नहीं। विशेषण उपवाक्य है? हो सकता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है? नहीं। प्रधान उपवाक्य है? नहीं। सभी विकल्पों पर विचार करते हुए हमारे लिए यह विशेषण उपवाक्य लगता है। इसलिए प्रश्न संख्या 25 का जो उत्तर होगा वो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 पढ़ने के लिए हमें गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ऐसा लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। जो भी कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। यह चिंता का विषय है। तिलक और गांधी जी के सपनों का भारत क्या यही है? विवेकानंद और राम तीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान, सुसंस्कृत और सभ्य भारतवर्ष पतन के किस गहन गर्त में जा गिरा है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। किंतु ऐसी दशा से हमारा उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। ऐसी स्थिति में हताश हो जाना ठीक नहीं है। इस पैराग्राफ के आधार पर आइए हम प्रश्न संख्या 26 पर विचार करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय क्या है? लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। लोग बेईमान हो गए हैं,
सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय क्या है? वास्तव में यहाँ वाक्य में प्रारंभ में ही लिखा है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में चोरी डकैती भ्रष्टाचार के समाचार भरे पड़े रहते हैं। यही जो देश की दुर्दशा है, इसको देख करके जो लेखक है वो कहता है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। इसलिए इसका विकल्प ए सही हो जाएगा कि लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। छब्बीस हुआ, 27 देखते हैं। लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है? ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह श्रमजीवी पिस रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक ने चिंता का विषय विकल्प बी सही है। इसे कहा है कि आजकल चिंता का विषय यही है कि जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। प्रश्न संख्या 28, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है? ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है? विकल्प ए है, आज सभी को बेईमानी से कमाना अच्छा लगता है। पूरे देश में ही बेईमानी बस गई है। जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई करते हैं, उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। यही वाला विकल्प सही है। विकल्प सी डी है, देश की संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में समा गई है। जो प्रश्न है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाता है, उस प्रश्न के अनुसार और दिए गए गद्यांश के अनुसार विकल्प सी सही बैठता है। इसलिए हम इसको सी वाला सही मानेंगे। प्रश्न संख्या 29, आइए देखते हैं। हताश हो जाना ठीक नहीं है, इस वाक्य को लिखने का लेखक का क्या तात्पर्य है? कि हताश हो जाना ठीक नहीं है, लेखक ने आखिर ऐसा क्यों लिखा है? लेखक देश की दशा से दुखी है, लेखक देश की दशा से चिंतित है। तिलक, गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय आदि के सपने ऐसे भारत के नहीं थे। और अगला विकल्प है, जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। विकल्प डी इसका सही जा रहा है। इस प्रश्न में हम विकल्प डी को सही मानेंगे। प्रश्न क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास, हताश हो जाना ठीक नहीं है, इस वाक्य को लिखने का लेखक का क्या तात्पर्य है? इस वाक्य को लिखने का तात्पर्य यही है कि जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा, निराशा से नहीं होगा। ये विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर है, निरीह शब्द की व्याकरणिक इकाई क्या है? अर्थात निरीह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है? नहीं। सर्वनाम है? नहीं। विशेषण है? हो सकता है। संबंध बोधक है? नहीं। निरीह व्यक्ति, निरीह आदमी, अर्थात आदमी या व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो निरीह है। इसलिए प्रश्न संख्या 30 में विकल्प सी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने जूनियर असिस्टेंट परीक्षा के हिंदी के 30 प्रश्नों पर चर्चा की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।